नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रवेल स्वागत करता हूं स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 10 विषय कक्षा 10 साइंस सब्जेक्ट जो है उसमें थर्ड चैप्टर जो है जेनेटिक्स, उसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये चैप्टर हम आगे पढ़े इससे पहले आपसे कुछ दो बातें कहना चाहता हूँ या दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये स्पेशल क्लासेज या ई क्लासेज जो आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से हम अध्ययन या अध्यापन का कार्य वगैरह जो है वो कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये सारा कार्य जो है वो मजबूरीवश कर रहे हैं, नहीं तो ये संकट के कारण से हम जो मजबूरियां सामने आई हुई हैं उसमें हम ये सारा कार्य जो है वो हमको करना पड़ रहा है। नहीं तो सामान्य रूप से जैसे ऑफलाइन क्लासेज वगैरह चलती हैं उसी तरह से हम अध्ययन वगैरह जो है वो लगातार करते रहते हैं। लेकिन फिर भी ये चीज़ देखने में आई है कि अशोक जी ने ये बताया कि कई विद्यार्थियों का होमवर्क वगैरह जो है वो करते हैं या नहीं, या आप अपना अध्ययन अध्यापन कार्य सही रूप से कर रहे हैं या नहीं। इस चीज़ को जानने के लिए जब उन्होंने आपको वीडियो कॉल वगैरह किया और होमवर्क कितना किया हुआ है ये चीज़ उन्होंने जब जांची, सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों का जो कार्य होमवर्क वगैरह चेक किया गया तो उसमें ये पाया गया कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने होमवर्क वगैरह जो है वो कर नहीं रखा है, या कंप्लीट होमवर्क जितना होना चाहिए आज तक का उतना आपने कर नहीं रखा है। अब एक चीज़ आप ये ध्यान में रखें कि यदि हम ये संकट की घड़ी नहीं होती तो सामान्य रूप से हम अपनी क्लासें वगैरह पढ़ते तो उसमें आपको कम से कम 6 घंटे जो हैं वो स्कूल में अध्यापन कार्य जो है वो करवाया जाता। इसके अलावा आने जाने का जो समय है बस वगैरह का, वो भी यदि हम आधा घंटा भी मान के चलें तो 6 या 7 घंटे जो है वो आपको स्कूल के जो खर्च होते हैं वो आपको सीधे सीधे बचत में आ रहे हैं। इसके अलावा आपको घर पे जाके होमवर्क वगैरह करना पड़ता है, वो कार्य जो है वो भी इसी में शामिल किया जा रहा है, तो उसके अनुसार ये कार्य वगैरह जो है वो आपको करवाया जा रहा है। अब जितने भी विषयों के आपको क्लासेस वगैरह अवेलेबल करवाए जा रहे हैं उनमें कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी क्लासें आपको रेगुलर अवेलेबल करवा भी नहीं रहे हैं, जैसे संस्कृत वगैरह या दूसरे विषय जो हैं वो आपके रेगुलर क्लास के रूप में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद में नॉर्मल क्लासों में वो आपको करवा दिया जाएगा। ये सारा कार्य जो आपको करवा रहे हैं वो आपको इसलिए करवाए जा रहे हैं, आपके हित में ये कार्य जो है वो करवाया जा रहा है, ताकि आगे आने वाले समय में ये हमारे जो समय का नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई जो है वो की जा सके, और आगे जब हम पढ़ना शुरू करें तो हमारे ऊपर पाठ्यक्रम का या सिलेबस का जो है वो उतना ज़्यादा दबाव जो है वो नहीं रहे। इसके लिए आपको ये सारा कुछ अवेलेबल करवाया जा रहा है, नोट्स भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, या फिर आपको वीडियो कंटेंट के रूप में ये अध्ययन सामग्री जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आपसे ये आदेश भी मान सकते हैं एक गुरु के नाते या एक टीचर के नाते, या फिर एक रिक्वेस्ट जो है वो भी मान सकते हैं। आपसे केवल यही बतलाना चाहते हैं कि आप अपना जो होमवर्क का कार्य है वो लगातार करते रहें। वीडियोज आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, हो सकता है कई बार आप बोर होने लगते हो, लेकिन इसको बोर होने को आप क्लास में भी बोर हो सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको मजबूरीवश पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर आप इन चीज़ों से बोरियत महसूस नहीं करें। 45 मिनट का जो पीरियड आता है उसके बजाय केवल 25-30 मिनट के ये जो वीडियो वगैरह आ रहे हैं, कोई ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं है, इनको आप देखें और इनसे जैसे नॉर्मल क्लास में समझते हो वैसे समझने का प्रयास करें। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपका जो वॉच टाइम आ रहा है, देखने का जो समय इसका पता चल जाता है वो बहुत कम आ रहा है। व्यूज जो हैं वो भी बहुत कम आ रहे हैं, सारे स्टूडेंट इनको देख भी नहीं रहे हैं। अब ये नहीं हो सकता कि सबके पास इस तरह की सुविधा जो उपलब्ध नहीं हो, घर वाले जो हैं वो आपको मोबाइल वगैरह उपलब्ध करवाते हैं, तो उससे आप केवल अपने अध्यापन का कार्य जो है वो सुचारू रूप से जारी रखें। यदि आप ये कार्य लगातार करते हो तो हद से हद 3 या 4 घंटे का समय जो है वो लगता है। नोट्स वगैरह के रूप में आप तैयार करते हो, मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के, इनके भी तैयार करते हो, तो उसमें भी हद से हद 2 घंटे का मान लें। ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे का समय जो है वो आपको देना है, और इसमें तो कोई समय की बाध्यता भी नहीं है या पाबंदी नहीं है। आपको सुबह समय मिलता है तो सुबह के समय देखें,
शाम को समय मिलता है, शाम के समय दोपहर को समय मिलता है, दोपहर के समय आपको मोबाइल वगैरह कब उपलब्ध होता है उसके अनुसार जो है वो आप इन चीज़ों को देखते रहें और अपना कार्य जो है वो जिम्मेदारी पूर्वक जो है वो करते रहें। क्योंकि जो जिम्मेदारी का वहन या अपने दायित्वों का वहन करता है वही आगे जाकर सफलता प्राप्त करता है। तो ये चीज़ें जो है वो आपके हित में हैं, इनको आप अन्यथा दबाव जो है वो नहीं ले। यूँ नहीं कि नोट्स वगैरह जो हम वो चेक करें तो हमें करना पड़ेगा, मजबूर होके ये इस तरह का कार्य करना पड़े। मजबूर होके कोई भी काम नहीं करें। कार्य जो भी आप करें उसमें आप आनंद लेकर उस कार्य को करें, ताकि उस कार्य को करने में और उससे समझने में जो है वो आपको आसानी रहे। तो इसलिए आपसे ये निवेदन है कि आप वीडियो वगैरह जो आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं उनको आप जरूर देखें। यदि वो आप देखते हो तो निश्चित रूप से कोई ना कोई समस्या आएगी और तभी कोई ना कोई कमेंट वगैरह जो है वो जरूर आएगा। जरूरी नहीं है कमेंट वगैरह या कोई भी बात जो है वो केवल कमेंट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सीधे भेजें। आप अशोक जी के नंबर हैं आपके पास, स्कूल मैनेजमेंट के नंबर हैं आपके पास, आप उनसे कांटेक्ट करें और कोई भी समस्या वगैरह आती है तो वो हमें बतला देंगे, या फिर सीधे आप कमेंट वगैरह के रूप में लिखते हो तो भी हम आपको वो समस्या वगैरह जो है उसका समाधान करने का पूरा भरसक प्रयास जो है वो करेंगे। लेकिन उसके लिए आपका साथ जो है वो होना जरूरी है, क्योंकि बिना साथ के केवल अध्यापक जो है वो अध्यापन कार्य नहीं करवा सकते। अध्यापन कार्य जो है वो अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के सहयोग से संपन्न होता है। इसमें स्कूल मैनेजमेंट जो है वो अपना दायित्व बेहतरीन प्रकार से निभा रहा है। टीचर जो है उनको भी जैसा समय मिलता है उसके अनुसार वो भी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सभी से मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो अपने इस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी कई विद्यार्थी जो किसी भी कारण से हो सकता है, जरूरी नहीं वो आलस कर जाएं या उनमें पढ़ने की लालसा नहीं हो, किसी भी कारण से हो सकता है एक दिन मिस हो जाए तो आप उसको भरपाई जो है वो अगले दिन कर सकते हैं। संडे का दिन जो है वो आपको मिलता है। इसके अलावा आपके पास इस लॉकडाउन में देखा जाए तो पूरा टाइम ही टाइम है, लगभग 24 घंटे का टाइम जो है वो पूरा का पूरा टाइम आपको मिलता है। स्कूल वगैरह में जाना आना या दूसरे जो कार्य हैं वो नहीं है। उसमें ये भी नहीं है कि केवल पूरे दिन ये आप पढ़ते ही रहें। आप सोने में जो टाइम देते हो वो टाइम दें, खेलने में मनोरंजन में जो टाइम देते हो थोड़ी बहुत देर वो भी दें। लेकिन इसके अलावा जो आपका दायित्व बनता है अध्ययन कार्य का या अध्ययन कार्य का, उसको आप सही रूप से करते रहें। तो इसके बाद में हम चलें, अब आप क्लास जो है उस पर आते हैं। तो क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट में हम जो 3rd चैप्टर कर रहे थे जेनेटिक्स, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जेनेटिक्स जो है वो क्या है, इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन, कुछ टर्मिनोलॉजी जो जेनेटिक्स से रिलेटेड होती हैं उनकी स्टडी वगैरह हमने कर ली थी। उसके बाद में इसको टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। आज इसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स से रिलेटेड जो लॉज हैं, खासतौर से हम इसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे, जो जेनेटिक्स का एक छोटा सा हिस्सा है जिससे जेनेटिक्स की शुरुआत हुई थी, जेनेटिक्स का प्रारंभ हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो कहा जाता है किसको, मेंडल को, क्योंकि जेनेटिक्स से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट हैं और उनके ऊपर जो सही सही नियम, जो लॉज जो हैं वो दिए थे किन्होंने, मेंडल ने। तो मेंडल के जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या लॉज ऑफ हेरिडिटी या लॉज ऑफ जेनेटिक्स, उनकी हम बात यहाँ पर करेंगे। 3 नियम जो है हेरिडिटी से रिलेटेड वो है मेंडल के। एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड वन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द थर्ड वन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। तो इसमें हम इन तीनों नियमों को पढ़ेंगे। मेंडल के ये तीनों नियम जो हैं वो उन एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हैं जो मेंडल ने पी प्लांट पर या गार्डन पी प्लांट जो है उसके ऊपर किए थे। अब वो एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किए थे वो 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट थे। पहले प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट था उसको कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इन्होंने क्रॉस एक्सपेरिमेंट या हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने। तो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है उनमें 2 एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मेंडल ने 7 अलग अलग हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स
जो है उनका चयन किया था, उनका सिलेक्शन किया था उन्होंने, जैसे हाइट ऑफ प्लांट। अब उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो हैं वो मिलते हैं, एक टाल एक ड्वार्फ। इसी तरह से दूसरा यदि हम देखें जैसे कलर ऑफ ए फ्लावर, एक वॉयलेट एक व्हाइट, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो हैं वो उनके हो गए। अब ये हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम किसको कहेंगे, ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले, दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले जो प्लांट हैं उनके बीच में क्या करवाना, क्रॉस करवाना या उनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाना, वही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। सात में से किसी एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए जो क्रॉस करवाया जाए, जो हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाए, वो तो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्रॉस करवाएं तो वो है डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब यहां पर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसको पहले देखते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है तो उसमें सबसे पहले पी जनरेशन, पैराइटल जनरेशन जो है उसकी जरूरत पड़ती है। तो यहां पर हमें मेंडल ने पैराइटल जनरेशन के रूप में सात में से किसी एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए हम ये करेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं, जो अपने एग्जाम्पल में बुक वगैरह में दिया है उसी को हम लेंगे, हाइट ऑफ प्लांट। तो उसके बेसिस पर देखें तो प्लांट जो है वो दो टाइप के होते हैं, उनमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक टाल और एक ड्वार्फ। पैराइटल जनरेशन जो हाइब्रिडाइजेशन में ली जाती है वो हमेशा ही कैसी होनी चाहिए, प्योर या फिर होमोजाइगस। तो ये कह सकते हैं कि ये पैराइटल जनरेशन जो थी वो थी होमोजाइगस टाल, और दूसरा जो प्लांट था या पेरेंट प्लांट था वो था होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। इनके बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया था। होमोजाइगस टाल प्लांट जो है उसमें टालनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल एलील जो है वो प्रेजेंट होता है, किसी भी कैरेक्टर को निर्धारित करता है, किसी भी कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन या उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें क्या मिलते हैं, जीन। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी हाइट ऑफ प्लांट, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके यदि दो अलग अलग रूप मिलते हैं, दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म इसके मिलते हैं, तो इसका मतलब इसको कंट्रोल करने वाली जो जीन है उसके भी दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म मिलेंगे जिनको हम एलील कहते हैं। तो इसमें ये टाल प्लांट है तो इसका मतलब इसमें टालनेस का एलील जरूर है, और ये होमोजाइगस है तो इसका मतलब इसमें दोनों के दोनों एलील है जो हैं वो टालनेस के हैं, और इसमें जो दोनों एलील हैं वो कैसे हैं, ड्वार्फनेस के, जिनको हम कैपिटल टी और स्मॉल टी से शो करते हैं। अब ये प्लांट जब रिप्रोडक्शन करता है तो इसमें सबसे पहले तो गेमिट का फॉर्मेशन होता है और इसमें गेमिट्स बनते हैं। इसमें गेमिट बनेगा कैपिटल टी और इसमें बनेगा गेमिट स्मॉल टी टाइप का। गेमिट जो है वो मेयोसिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। मेयोसिस में जो पेयर में एलील होते हैं वो जब गेमिट में पहुंचते हैं तो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग होकर वो गेमिट में पहुंचते हैं या गेमिट का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर इस गेमिट फॉर्मेशन को हम देखें, दो प्लांट जो है उन्होंने लिए, एक टाल प्लांट जो एक क्यारी में उगा हुआ है, इसके ऊपर फ्लावर वगैरह आए, इन फ्लावर में मेल पार्ट जो है उसमें बनते हैं पोलन ग्रेन्स, और उन पोलन ग्रेन में क्या बनते हैं, मेल गेमिट। अब मेल गेमिट बनेंगे, अब इसमें दोनों के दोनों एलील कैपिटल टी हैं, तो गेमिट जितने भी बनेंगे, मान लीजिए 100 गेमिट इसमें बन रहे हैं, तो हर गेमिट में जाएगा तो कैपिटल टी ही, ये अलग होकर जब बोलते हैं। अब गेमिट में चाहे ये जाए या चाहे ये जाए, दोनों हैं तो कैपिटल टी, तो इसमें मेल गेमिट जितने भी हैं वो सारे कैपिटल टी वाले हैं। और ये जो ड्वार्फ प्लांट है इसको मान लें फीमेल के रूप में यूज किया। फीमेल में एग सेल जो है वो बनती है फ्लावर में, इसमें एग सेल जो है उसके ऊपर ये पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। ये एग सेल जो है ये फीमेल गेमिट का काम करेगी, और फीमेल गेमिट जो है उसमें भी एक एलील होगा। अब ये ड्वार्फ प्लांट है उसमें फीमेल गेमिट बना है तो निश्चित रूप से उसमें स्मॉल टी है। क्रॉस का मतलब क्या हुआ, इसके गेमिट एक टाल प्लांट के गेमिट जो हैं वो एक ड्वार्फ प्लांट के गेमिट से क्या हों, फ्यूज हों, यानी कैपिटल टी का फ्यूजन होगा पोलिनेशन के बाद में, तो उसमें आगे जाइगोट बनेगा एग सेल से, और उससे एम्ब्रियो बनेगा, और उससे ऑफस्प्रिंग प्लांट जो है वो बनेगा। तो ऑफस्प्रिंग प्लांट बनेगा तो उसमें निश्चित रूप से ही एक तो आया है मेल पेरेंट से और एक फीमेल पेरेंट से, दो गेमिट आए हैं, तो उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कंडीशन रहेगी। ये कंडीशन जो है वो क्या कहलाती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ऑफस्प्रिंग प्लांट जिसे हाइब्रिड प्लांट भी कहते हैं वो हेटेरोजाइगस होता है।
अब मेंडल ने देखा कि टाल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करवाने पर जो प्लांट बनते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, ये ऑफ स्प्रिंग प्लांट, इनको उगाया अगले साल, पाया कि सारे के सारे कैसे होते हैं, टाल, यानी इनमें टालनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो होता है। अब यहाँ पर ये जो जनरेशन थी, इस जनरेशन को हम शो करते हैं F1 जनरेशन से। अब इसके बाद में ये ऑफस्प्रिंग प्लांट उन्होंने उगा लिए। ऑफस्प्रिंग प्लांट जितने भी उगे वो सारे के सारे कैसे थे, टाल प्लांट थे। उनके ऊपर बाद में जब फ्लावर वगैरह आए, रिप्रोडक्टिव स्टेज में वो पहुंचे, तो उन फूलों को उन्होंने ढककर रख दिया। ढककर रखने से किसी दूसरे पोलन ग्रेन, किसी दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन इस पर नहीं पहुंच सके। तो सीधी सी बात है, इसमें जो मेल गेमिट बनेंगे वो इसी फीमेल गेमिट पर गिरेंगे, यानी फ्यूजन जो होगा मेल गेमिट का फीमेल गेमिट से वो सेम फ्लावर में होगा या सेम प्लांट में होगा। इसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो F1 जनरेशन में उन्होंने क्रॉस पोलिनेशन नहीं करवाया, अलग अलग प्लांट के बीच में होता है वो तो होता है क्रॉस, इनमें होता है तो वो होगा सेल्फ। तो इनमें सेल्फ पोलिनेशन उन्होंने करवाया और सेल्फ पोलिनेशन से जो बीज वगैरह बने, ऑफस्प्रिंग बने, जिसको F2 जनरेशन कहते हैं, उस F2 जनरेशन को उन्होंने ऑब्टेन किया। तो यहाँ पर ये इतनी चीज जो है उसको ध्यान में रखें कि ये F1 जनरेशन जो है वो हमें ऑब्टेन हो गई, जिसमें सारे के सारे ऑफस्प्रिंग प्लांट जो थे वो हेटेरोजाइगस टाल थे। और इससे फिर इन्होंने F2 जनरेशन ऑब्टेन की। अब F2 जनरेशन की हम बात करें तो F2 जनरेशन प्राप्त करते हैं तो उसमें पेरेंट का काम तो F1 जनरेशन करेगी। तो मेल पेरेंट है तो भी उसमें गेमिट तो यही बनेंगे, गेमिट फॉर्मेशन होगा तो गेमिट दो में से कोई एक जाएगा, गेमिट में कोई एक एलील जाएगा, या तो कैपिटल T या स्मॉल t। तो इन दोनों में से एक जीन, एक फैक्टर या एक एलील जाता है, यानी यहाँ पर इसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इसलिए गेमिट जो है वो दो टाइप के बने। होमोजाइगस कंडीशन में एक ही टाइप के गेमिट बनते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन में दो टाइप के गेमिट बनते हैं। फीमेल गेमिट जो बनेंगे वो भी प्लांट हेटेरोजाइगस है, तो फीमेल गेमिट भी तो दो टाइप के ही बनेंगे। उनके बीच में उन्होंने क्या करवाया, पोलिनेशन। अब कंडीशन ये हो सकती है कि एक मेल गेमिट जिसमें कैपिटल T हो वो फ्यूज हो फीमेल गेमिट से, तो उस फीमेल गेमिट में भी कैपिटल T हो, यानी यूं। या हो सकता है मेल गेमिट में जो कैपिटल T है वो फ्यूज हो जिससे फीमेल गेमिट से वो स्मॉल t हो, ये कंडीशन भी तो हो सकती है। या हो सकता है ये कंडीशन हो, या फिर हो सकता है ये कंडीशन। ये चार संभावनाएं हैं। कैपिटल T मेल गेमिट जो है वो फ्यूज हो कैपिटल T फीमेल गेमिट से या स्मॉल t फीमेल गेमिट से। दो तो ये संभावनाएं और दो ये कि कैपिटल T नहीं स्मॉल t मेल गेमिट से जाकर मिले कैपिटल T फीमेल गेमिट या स्मॉल t फीमेल गेमिट से। तो ये चार संभावनाएं, इनको गेमिट फ्यूजन की ये जो संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज हैं इनको शो किया जाता है चेकर बोर्ड से। इसमें एक स्क्वायर बनाते हैं और उस स्क्वायर में एक तरफ तो लिखते हैं मेल के गेमिट, एक तरफ लिखते हैं फीमेल के गेमिट। दोनों पेरेंट के गेमिट अलग अलग लिख दिए, उनके बीच में लाइन खींच दी, इससे टोटल एक स्क्वायर में चार स्क्वायर बन गए। ये है पॉसिबिलिटीज ऑफ ए गेमिट फ्यूजन। अब यहाँ पर इसमें ये जो प्लांट है पहली पॉसिबिलिटी है, इससे एक आएगा मेल गेमिट, एक आएगा फीमेल गेमिट से, दो एलील आ गए, इससे भी कैपिटल T, इससे भी कैपिटल T। इसमें एक से कैपिटल T दूसरे से स्मॉल t। इसमें देखें एक तरफ से कैपिटल T आ रहा है, दूसरी तरफ से स्मॉल t, और इसमें दोनों ही ओर से स्मॉल t ही आएगा। तो ये चार प्लांट जो हैं, चार पॉसिबिलिटीज जो हैं वो आ गए। अब ये तो इनका जीनोटाइप है, एलील वगैरह को हम शो करते हैं, वो जेनेटिक स्ट्रक्चर है। जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो उसका जीनोटाइप होता है। दिखने में कैसे होंगे, इसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है वो कैसे होगी, उसको हम शो करते हैं किससे, फिनोटाइप से। तो फिनोटाइप देखें, दोनों के दोनों कैपिटल T यानी टालनेस के फैक्टर या एलील हैं, तो निश्चित सी बात है प्लांट कैसा होगा, टाल। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की बात हम नहीं कर रहे हैं, टाल हो गया। ये एक कैपिटल T एक स्मॉल t है, हेटेरोजाइगस कंडीशन हो तो प्लांट कैसा था, टाल, तो ये भी टाल हो गया। ये भी टाल प्लांट, और ये कैसा है, ड्वार्फ प्लांट। तो ये इस तरह से दो चार जो प्लांट हैं वो बन गए। अब इसमें हम देखें यहाँ पर इसका पहले हम लिखते हैं फिनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप रेशियो की बात करते हैं तो उसमें पहले तो फिनोटाइप लिखें। फिनोटाइप यहाँ पर कौन से हैं, ये हैं एक टाल,
ये, और दूसरे जो टाइप है वो कौन सा है, ड्वार्फ। तो दो ही टाइप के तो आए, तो टाल और ड्वार्फ, इनके बीच में इनका रेशियो लिख दें। टाल प्लांट जो है वो कितने हैं 3, और ड्वार्फ जो है वो कितने हैं 1। चाहे यूं नीचे लिख दें या चाहे आगे इस तरह से दिखा दें इसको, 3:1। ये है इनका फिनोटाइप रेशियो। अब इसके बाद में इनका जीनोटाइप रेशियो जो है उसको और देखें। जीनोटाइप रेशियो ये लिखने में हो सकता है थोड़े छोटे दिख रहे हो, नोट्स वगैरह में आपको उपलब्ध करवाए हुए हैं, उनसे देख लेना। जीनोटाइप जो है वो कितने टाइप के हैं, ये हैं जीनोटाइप। देखिए, एक तो ऐसा है जिसमें दोनों ही कैपिटल टी हैं, एक ऐसा है जिसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, ये भी ऐसा ही है, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एक जीनोटाइप एक बार आ गए तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये तीसरा जो जीनोटाइप है जिसमें दोनों स्मॉल टी हैं, इनका जो रेशियो है उस रेशियो को लिख दें। दोनों कैपिटल टी वाले 1, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी वाले 2, और दोनों स्मॉल टी वाले 1। ये हो गया, ये जीनोटाइप रेशियो है। और इसके साथ ही ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है इसको हमने देख लिया। अब ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी ये F2 जनरेशन तक हमने यहां पर देखा, F2 जनरेशन को ऑब्टेन कर लिया। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो जो है वो आता है 3:1, जीनोटाइप रेशियो जो आता है 1:2:1। ये है। अब इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर टोटल मेंडल के जो 3 नियम हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी, 3 जो हैं उनमें से फर्स्ट और सेकंड इनको मिटा नहीं रहे हैं, यहीं पर ध्यान में रखें, इसलिए थोड़ा सा इसको अलग ही दिखा देते हैं इस तरह से। 3 नियम हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट वन है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड वन इज ए लॉ ऑफ ए सेग्रेगेशन, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ए प्योरिटी ऑफ ए गैमेट्स, ये भी इसको कहा जाता है। तो अब इन 2 नियमों को जो इसके ऊपर आधारित है इनको हम पढ़ते हैं। पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों में नॉर्मली जो है वो पूछा जाता है इसको डायग्राम के द्वारा शो करना। तो डायग्राम जो है वो यहाँ पर ये बना दें आप दोनों में, बुक में इतना दिया हुआ है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, तो भी कोई बात नहीं, आप पूरा ही बना दें। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित हैं ये दोनों नियम। तीसरा जो नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद में पढ़ेंगे। ये 2 यहाँ पर देख लेते हैं। पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये क्या कहता है, नियम कि यदि हम डिफाइन करें या डेफिनेशन यदि इसको देखें तो इसमें ये होगा कि F1 जनरेशन जो है उसमें 2 अलग अलग एलील एक साथ हैं, 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलील एक साथ प्रेजेंट हैं। तो आउट ऑफ 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलील only 1 allele represent their character in a plant. Second allele not represent या not show their character. The allele that represent their characteristics is called dominant allele, and that allele that not represent their character is called recessive allele. यानी सीधा सा ये कह सकते हैं कि F1 जनरेशन में या हेट्रोजाइगस कंडीशन में यदि हम देखें तो 2 अलग अलग एलील जो हैं वो एक साथ हैं। इसमें टालेस का एलील भी है, ड्वार्फनेस का एलील भी है, दोनों एलील एक साथ हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को ये जो प्लांट है उस प्लांट में जो गुण है, जो इसका फिनोटाइप है वो कैसा आ रहा है, टाल। तो टालनेस और ड्वार्फनेस दोनों एलील होते हुए भी केवल टालनेस का एलील ही तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्वार्फनेस का एलील तो अपने आप को शो ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब टालनेस का एलील जो है वो डोमिनेंट हो गया और स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव हो गया। तो टालनेस का एलील यानी कैपिटल टी डोमिनेंट एलील है और ये ड्वार्फनेस का एलील स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव एलील हो गया। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन से शो होता है। तो ये तो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो पहले इसकी बात करें, एग्जाम्पल में देखें कैसे इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझ सकते हैं। तो एक होमोजाइगस टाल और एक
होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करवाएं, तो होमोजाइगस ताल प्लांट में तो सीधी सी बात है एलील कौन सा बनेगा, गैमेट जो है उसमें कौन सा एलील होगा, टालनेस वाला ही होगा, कैपिटल टी। ड्वार्फ प्लांट है तो उसमें सीधी सी बात है गैमेट तो केवल ड्वार्फनेस वाला ही आना है, यानी स्मॉल टी आना है। और जब गैमेट का फ्यूजन होगा तो जो ऑफस्प्रिंग जनरेशन या F1 जनरेशन बनेगी, तो F1 जनरेशन में तो एक एक गैमेट दोनों पेरेंट से आता है, तो सीधी सी बात है एक पेरेंट से तो आया है टालनेस का कैपिटल टी, एक से आया है ड्वार्फनेस का स्मॉल टी। अब इसमें दोनों एलील एक साथ रिप्रेजेंट होते हुए भी, दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म वाले दो एलील एक साथ हैं, फिर भी केवल एक ही एलील अपने आप को शो कर रहा है, वही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो जब दो अलग अलग एलील एक साथ हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो तो उनमें से केवल एक ही एलील अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी इसके अकॉर्डिंग सीधा सामने ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में केवल एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और वो क्या होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जो एक्सप्रेस करता है अपने आप को वो हो गया डोमिनेंट एलील, जो एक्सप्रेस नहीं करता है वो हो गया रेसेसिव एलील। अब इसके बाद में सेकेंड लॉ ऑफ हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये कंडीशन जो है केवल इसको ध्यान में रखें, यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। अब यहां पर देखें हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये प्लांट जो है वो उगा, इसने अपने आप को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो की, और उसके बाद में इसने ये जब रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचा तो इसने गैमेट बनाए और फिर ऑफस्प्रिंग भी बनाई। अब गैमेट का जब इसमें फॉर्मेशन हुआ तो उस कंडीशन में देखें इसमें एलील तो दोनों ही हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो पेयर है जीन का या एलील का उसमें देखें तो दो अलग अलग गैमेट जो है वो एक साथ है, और जब ये गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो गैमेट में तो केवल एक ही एलील जाएगा इस पेयर में से। अब पेयर में दो हैं तो इसमें से या तो जाएगा ये फर्स्ट वन या जाएगा सेकंड वन। फर्स्ट वन जाएगा तो टालनेस वाला, सेकंड वन जाएगा तो ड्वार्फनेस वाला। अब यहां पर इसके कारण से यदि हम देखें तो रिप्रोडक्टिव फेज में जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, यानी यूं कह सकते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलील ऑफ ईच जीन, ये हाइट ऑफ प्लांट की जीन है, एक लक्षण की एक जीन है, तो एक कैरेक्टर के का जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल एक जीन करती है, तो उसके ये दो अलग अलग है, दो डिफरेंट या दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील हो गए, तो आउट ये हो गया कि द एलील ऑफ ईच जीन सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, सेग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे से, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, और इस तरह से जब वो गैमेट में पहुंचते हैं तो ईच गैमेट, हर गैमेट जो है चाहे ये हो या चाहे इसमें देख लें, चाहे ये हो चाहे ये हो, इन ईच गैमेट ओनली वन एलील प्रेजेंट, केवल एक गैमेट जो है वो कैरी करता है केवल एक ही एलील को। तो यही क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहां पर इसके कारण से गैमेट ये बनते हैं, और फिर जब गैमेट का फ्यूजन होता है तो उस टाइम देखें एक कंडीशन ऐसी बनती है जिसमें स्मॉल टी यानी ड्वार्फनेस का एलील जो है वो अलग हो गया टालनेस के एलील से, यहां इस पॉसिबिलिटी में देखें, और जैसे ये इससे अलग हुआ ड्वार्फनेस का कैरेक्टर फिर आ गया, यानी F1 पीढ़ी में जो लक्षण गायब हो चुका था वो लक्षण फिर से आ गया, ये ड्वार्फ प्लांट जो है वो फिर से बन गया। अब ये फिर से कैसे बना, तो इसको जो है वो हम यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इससे शो कर सकते हैं, इससे स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें देखें हो क्या रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब ये प्लांट जो है वो टालनेस को शो कर रहा है तो इसमें ड्वार्फनेस का एलील जो है वो अपने आप को तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, या अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं कर रहा है, लेकिन यूं नहीं है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो खत्म ही हो गया, इनमें आपस में कंटेमिनेशन नहीं होता है। एक छोटी सी जगह पर, एक सेल में ही तो रहते हैं, एक सेल में छोटी सी जगह पर न्यूक्लियस में एक साथ रहते हुए भी दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग एलील जो है वो एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करते हैं, और जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आता है तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जब मियोसिस होता है तो उसमें पेयर में से दोनों गैमेट जो डोमिनेंट है वो और जो रेसेसिव है वो दोनों गैमेट प्योरली एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, और इस कारण से जो गैमेट बनते हैं वो पूरी तरह से प्योर होंगे। ऑफस्प्रिंग या प्लांट जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ सकते हैं,
जैसे ये टाल प्लांट है, इसमें होमोजाइगस हेटेरोजाइगस एक डोमिनेंट एक रिसेसिव दोनों एलील एक साथ हैं, टालनेस का ड्वार्फनेस का दोनों एक साथ हैं। तो ये जो वो इम्प्योर हो सकते हैं या हेटेरोजाइगस हो सकते हैं, लेकिन गेमिट जो होगा तो उसमें या तो टालनेस का एलील होगा या तो डोमिनेंट या रिसेसिव। गेमिट में तो केवल एक ही कंडीशन मिलेगी या एक ही एलील मिलेगा, यानी गेमिट जो वो प्योर होते हैं, इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमिटे भी कहा जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझाना, तो उसके लिए देखें एक एग्जांपल से इसको कैसे एक्सप्लेन करें। तो उसमें डायग्राम तो ये बनाई दें यहां से लेकर यहां तक का, जिसमें फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो भी लिखो। पैराइटल जनरेशन में एक होमोजाइगस टाल प्लांट और एक हेटेरोजाइगस होमोजाइगस है ड्वार्फ प्लांट, होमोजाइगस टाल और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट जो है उनके बीच में क्रॉस करवाया। F1 जनरेशन में सारे के सारे टाल प्लांट जो है वो ऑब्टेन हुए जो हेटेरोजाइगस थे। अब इनके बीच में सेल्फ पोलिनेशन जब करवाया तो F2 जनरेशन में जब गेमिट और F2 जनरेशन ऑब्टेन की, तो F1 जनरेशन में जब गेमिट फॉर्मेशन हो रहा था तो गेमिट फॉर्मेशन में गेमिट जो हेटेरोजाइगस कंडीशन F1 जनरेशन में जो दो अलग अलग एलील एक साथ थे वो दोनों एक दूसरे से सेग्रीगेट होकर प्योर कंडीशन में या प्योर स्टेट में पहुंचे या कैरी की इन्होंने कहां पर गेमिट में। और जब इन गेमिट का फ्यूजन हुआ तो जब ये कंडीशन आई कि दोनों के दोनों टालनेस, पॉसिबिलिटी ये बनी कि दोनों टालनेस वाले एलील एक साथ आ गए तो प्लांट टाल बनी गया। ये कंडीशन आई कि एक टाल और एक ड्वार्फनेस दोनों एलील ये अलग अलग एलील एक साथ आए, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण से केवल इस टालनेस वाले ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया और इसलिए प्लांट जो है वो टाल बन गए। लेकिन जब ड्वार्फनेस वाले एलील अलग हो गए प्योर कंडीशन में या होमोजाइगस कंडीशन में आ गए, तो ड्वार्फनेस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको वापस रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से वापस अपनी ये नॉर्मल कंडीशन जो है उसमें आ गए। और इसके कारण से फिनोटाइप रेशियो जो हमने देखा तो उसमें जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स गायब हो चुका था वो F2 जनरेशन में फिर से आ गया। तो ये फिर से क्यों आया? क्योंकि जब गेमिट फॉर्मेशन और गेमिट फ्यूजन के समय ऐसी पॉसिबिलिटी बनी कि ड्वार्फनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्वार्फनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स का जो एलील है वो डोमिनेंट एलील से जैसे ही अलग हुआ तो अपने आप को फिर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो सीधी सी ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? दो अलग अलग एलील एक साथ हों तो उनमें से केवल एक ही एलील अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या डोमिनेट करता है दूसरे पर। तो एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, ये तो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जब ये रिसेसिव एलील डोमिनेंट एलील से अलग हो जाए तो फिर से अपने आप को सेग्रीगेट हो जाए तो फिर से अपने आप को शो कर देता है, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दो नियम हैं मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। इसके बाद में डाई हाइब्रिड क्रॉस और उस पर आधारित जो तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।